जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग देख रहे हैं, मैप वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें कि स्टैटिक जीके के तौर पे कुछ देखेंगे। यानी कि चलिए बिना देरी के वो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा सबसे पहले है कि विश्व के प्रमुख नहर देखेंगे यानी कैनाल। बताइएगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। ठीक है, बताइएगा कि स्वेज नहर का जो दक्षिणी साइड है यानी कि जो कि लाल सागर में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है। वही उत्तरी साइड जो कि भूमध्य सागर की ओर रहता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? स्वेज नहर। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर। ठीक है, इसका निर्माण भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कितना किलोमीटर की दूरी को कम करता है? 7,000 किलोमीटर करता है। ठीक है, बताइएगा कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। इसका जो इंजीनियर का नाम क्या था? इसका इंजीनियर था फर्डिनांड द लेपेल्स। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है। ठीक है, बताइए कील नहर पर किस देश का अधिकार है? जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, बताइए सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर। वही पूछा जाएगा कि प्राकृतिक नहर कौन सी है? यह कील नहर प्राकृतिक नहर है। वही जो स्वेज नहर था वह मानव निर्मित नहर था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि प्रशांत महासागर को कैरेबियाई सागर जो कि अटलांटिक महासागर है कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था पनामा नहर का? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पनामा नहर यानी कि पूछा जाएगा कि लॉक सिस्टम पर आधारित कौन सा नहर है? पनामा नहर। लॉक सिस्टम हुआ कि जैसे कि मतलब पानी, उसके बाद जहाज आया, उसके बाद फिर आगे लॉक कर दिया जाता है, पानी भर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जहाज चला जाता है, उसके बाद दूसरा में एंट्री मारता है, उसके बाद फिर इसे खोल दिया जाता है। इस तरह से आगे चलता है उसका क्योंकि कम गहराई होने के कारण यानी जहाज को उठाने के लिए उसमें पानी भरा जाता है। उसके बाद बताइएगा कि पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर जो कि चीन के द्वारा बनाया जा रहा है वह कौन सा नहर है? निकारागुआ यानी कि कहाँ बनाया जा रहा है? पनामा नहर है कहाँ पहले? मेक्सिको में ही निकारागुआ नहर यानी कि चीन के द्वारा सहायता देकर बनाया जा रहा है, उसका नाम है निकारागुआ। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से कौन सी नहर जोड़ती है? क्रा नहर। ठीक है, क्रा नहर पर किस देश का अधिकार है? थाईलैंड का अधिकार है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, समुद्री जलधारा यानी कि ओशियन करंट। बताइएगा कि जब दो धाराएं टकराने के बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा कि टकराने से पहले वाली जो धारा चली आती है उसे किस नाम से जाना जाता है? धारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि गति प्रवाह से इसका तेज होता है, प्रवाह की गति से धारा का गति तेज होता है क्योंकि यह टकराने के पहले वाला धारा होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि विशाल धारा या स्ट्रीम क्या होता है? यह तेज रफ्तार वाली धाराएं जो स्ट्रीम कहलाती है, दो धाराओं से मिलकर बनती है स्ट्रीम। अगला बताइएगा कि यानी कि गर्म तथा ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलती है वहां किस नामक शैवाल पाया जाता है? कौन से नाम का? प्लैंकेट नामक शैवाल पाया जाता है। प्लैंकेट नामक शैवाल जो होता है किस यानी कि जीव के लिए यह भोजन के रूप में कार्य करता है? मछली के लिए। ठीक है, प्लैंकेट शैवाल के कारण ही जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहां मत्स्य उद्योग बहुत अच्छा होता है यानी कि ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि किंतु जब यानी कि प्लैंकेट शैवाल जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र में घना कोहरा हो जाता है। बताइएगा कि धारा की उत्पत्ति का कारण क्या क्या है? इसमें बहुत सारा कारण है जिसमें कि बता देते हैं कि स्थानीय पवन है, तापमान की भिन्नता है, घनत्व में अंतर है, वायु दाब है, कोरियोलिस बल है, महाद्वीप का आकार है, पृथ्वी की घूर्णन गति, ये सभी है कि यानी कि धारा की उत्पत्ति का कारण। उसके बाद बताइएगा कि अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कुछ है जिसमें बताना है कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म जलधारा है। ठीक है, बताइएगा कि उत्तरी विश्वतीय जलधारा जो कि कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। ठीक है, उसके बाद एंटीलीज की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है तो वो गल्फ स्ट्रीम। पूछा जाएगा कि यूरोप का कंबल के नाम से किसे जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडी है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि टाइटैनिक जहाज जो डूबा था
वो किस जलधारा के आसपास डूबा? लेब्राडोर के जलधारा के आसपास, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा जो है वह किस प्रकार की है? गर्म जलधारा है, ठीक है। बताइएगा कि नॉर्वे की धारा जो है किस प्रकार की है? ठंडी है, ठीक है, जो कि एक सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद बताइएगा कि यहाँ पर जो है मुर्मुस बंदरगाह इस जलधारा के कारण नहीं जमता है। किस जलधारा के कारण? नॉर्वे जलधारा, क्योंकि हर जलधारा ठंडी, लेकिन उस वह बंदरगाह वहां पर नहीं जमता है, इसी कारण ये फेमस है। उसके बाद बताइएगा कि इर्मिंगर की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, ठीक है। ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। उसके बाद रेनेल की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। केनारी की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा, जो कि सीधी जलधारा ये भी है। उसके बाद दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा, यानी विषुवत रेखा से चाहे उत्तर जाए या नीचे जाए तो वो गर्म जलधारा ही होगा, ठीक है। ब्राजील की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा कैसी है? ठंडी है, दक्षिण साइड हो गया तो ठंडी। उसके बाद पूछा जाएगा कि बेंगुएला की जलधारा कैसी है? ठंडी है, ठीक है। नामीबिया कालाहारी मरुस्थल इसी जलधारा के पास है। उसके बाद बताइएगा कि विपरीत विषुवतीय जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद ये सभी था आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब देखेंगे हम लोग हिंद महासागर की जलधारा। बताइएगा कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा, यानी कि विषुवत से जैसे ही उत्तर या नीचे जाए गर्म जलधारा होती है। बताइएगा कि सुमेरु की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, लेकिन वही पूछा जाएगा कि उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा से कैसी है? उसके तुलना में थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। और मेडागास्कर की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा, ये भी है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि अगुलहास की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। और दक्षिण हिंद प्रवाह की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? ठंडी है। और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। उसके बाद अगला देख लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधारा। बताइएगा कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो प्रशांत महासागर में वो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। उसके बाद सुसीम की जलधारा गर्म जलधारा। क्यूरोसिबो की जलधारा गर्म जलधारा। उसके बाद ओइरोसिबो की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद पूछा जाएगा कि उत्तरी प्रशांत प्रवाह की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है। उसका अलास्का की जलधारा कैसी है? ठंडी है। अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा है। उसके बाद हाँ, अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है? ठंडी है। और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। उसके बाद पूछा जाएगा कि अंटार्कटिक की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद दक्षिण प्रवाह की जलधारा कैसी है? ठंडी। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? ठंडी है। और अगला देखते हैं हम लोग एलनीनो और लानीनो। तो बताइएगा कि एलनीनो का अर्थ क्या होता है स्पेनिश भाषा में? बच्चा। और लानीनो का अर्थ स्पेनिश भाषा में क्या होता है? बच्ची, ठीक है। बताइएगा कि एलनीनो जो होता है यह किस महीने में पेरू के तट पर उत्पन्न होता है? जून के महीने में उत्पन्न होता है। इसके आने से हिंद महासागर के तापमान में क्या होता है? बढ़ोतरी या कमी होता है? बढ़ोतरी होता है, ठीक है। और भारतीय ठंडा मानसून में कमी आती है, यानी तापमान बढ़ गया, ठंडा मानसून कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो था एलनीनो जलधारा किस महासागर में उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं लानीनो जलधारा। लानीनो जलधारा कैसी होती है? ठंडी होती है, ठीक है। जो कि कहाँ उत्पन्न होता है? ये भी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। ये भी किस तट के समीप होता है? पेरू के तट के समीप उत्पन्न होता है, ठीक है। हिंद महासागर में आने पर यह भारत के औसत तापमान को क्या कर देता है? अधिक कर देता है, ठीक है। उसके बाद यह यानी कि औसत तापमान भारत में औसत तापमान ज्यादा वर्षा कराती है। यह हर एक 4 साल में आती है। बताइएगा कि यानी इससे पहले जो ये लानीनो आया था ये कब आया था? 2020 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं लेक यानी कि झील। बताइएगा कि एक ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जल सूखता नहीं है उसे किस नाम से जाना जाता है? झील के नाम से। महासागरीय लवणता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था?
डिटमर ने दिया था। ठीक है, बताइएगा कि इसने लवण जो था इसका कितना प्रकार का पहचान किया था? 47 प्रकार का। ठीक है, बताइएगा कि महासागरों की लवणता के क्रम में, यानी महासागर का पूछा जाएगा कि औसत लवणता कितना होता है, कितना परसेंट? 35%। ठीक है, उसके बाद वही पूछा जाएगा कि अटलांटिक महासागर की लवणता कितना परसेंट है? 36%। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर की लवणता 35%। और उसके बाद प्रशांत महासागर की लवणता कितना परसेंट है? 40% है। उसके बाद पूछा जाएगा कि झीलों की लवणता का क्रम में बताइएगा कि वन झील जो कि कहाँ स्थित है? तुर्की में उसकी लवणता कितना प्रतिशत है? 330%। मृत सागर की लवणता कितना परसेंट है? 240%। और ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता कितना है? 220% है। उसके बाद अब देखेंगे विश्व के प्रमुख झील, बताइएगा कि यानी बैकाल झील किस कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। ठीक है, यानी पूछा जाएगा कि साइबेरिया की मोती के नाम से किस झील को जाना जाता है? बैकाल झील को, जो कि सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बताइएगा कि फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। फाइव फ्लावर झील चीन में स्थित है। बताइएगा कि यानी कि कैस्पियन सागर जो कि सबसे बड़ी झील है, वह कैसी झील है? मीठे पानी की या खारा पानी की? खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, जो कि सबसे बड़ी झील है। बताइएगा कि वन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक खारा किस झील का है? यही वन झील का है, जो कि 330% है इसका। उसके बाद पूछा जाएगा कि मृत सागर जो है यह किन किन देशों की सीमा पर स्थित है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर की लवणता हम लोग देखे थे कितना था? 240%। ठीक है, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गहराई पर उच्च घनत्व वाला यानी कि सागर कौन सा हो जाएगा? यही मृत सागर है। क्या यहाँ जीवन संभव है? नहीं है, यहाँ जीव जंतु नहीं पाया जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि विक्टोरिया झील ये कहाँ स्थित है? किस? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा तो वह कौन हो जाएगा? विक्टोरिया झील हो जाएगा। ठीक है, युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर यह झील विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है, माराकेबो झील किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, जो कि किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। उसके बाद अगला बताइएगा कि एंडीज पर्वत पर जो यानी एंडीज पर्वत पर नौगम्य झील टिटिकाका झील है, ये कहाँ स्थित है? किस महादेश में? दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। यह किन देशों के सीमाओं के बीच स्थित है? बोल्विया और पेरू की सीमा के बीच स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अब उत्तरी अमेरिका के कुछ झील देखते हैं। बताइएगा कि ग्रेट सॉल्ट लेक झील कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। उसके बाद ग्रेट लेक में कितने झील आते हैं? 5 झील आते हैं। कौन कौन से है? मिशिगन, ह्यूरोन और ओंटारियो, सुपीरियर, इरी। ठीक है, उसके इसका ट्रिक है होम्स, HOMES, यानी कि इसमें हो जाता है H से ह्यूरोन, और उसके बाद O से ओंटारियो, M से मिशिगन, और उसके बाद E से इरी, S से सुपीरियर। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि पूछा जाएगा कि इन 5 झीलों में से कौन सा झील है जो कि यूएसए में सिर्फ स्थित है? मिशिगन। ठीक है, उसके बाद अन्य सभी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ग्रेट बियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। और स्लेव झील कहाँ स्थित है? ये भी कनाडा में स्थित है। विनिपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। आयरे झील कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जलप्रपात या झरना देख लेते हैं, यानी वाटरफॉल। यानी कि जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से सीधे नीचे गिरता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जलप्रपात या झरना के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, यानी नियाग्रा जलप्रपात, जो कि किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। बताइएगा कि एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, अब एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, जो कि किस नदी पर स्थित है? कोरोनिको के सहायक नदी, जिसका नाम क्या है? कोरोना नदी पर एंजिल जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। बताइएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। यह कहाँ स्थित है? किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यानी कि उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में स्थित है, दक्षिण यानी अफ्रीका के जिम्बाब्वे। उसके बाद अब सीमा रेखा देख लेते हैं। बताइएगा कि
यानी कि 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उसके बाद वियतनाम, जो कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये कितना डिग्री समांतर रेखा अलग है? 17 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे जो एक रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, बताइए कि जीरो लाइन रेखा जो है ये किन देशों के बीच स्थित है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बताइएगा कि रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि 24 डिग्री अक्षांश वाला, ठीक है, और उसके बाद 24 डिग्री अक्षांश समांतर रेखा ये किन दो देशों के बीच स्थित है? नहीं, भारत और पाकिस्तान, जो कि कच्छ के पास स्थित है। कच्छ के रन गुजरात में। उसके बाद पूछा जाएगा कि मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? रूस और फिनलैंड मेनर हिम रेखा। ठीक है, उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा या ओडर नीसे रेखा ये किन दो देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो कि म्यांमार और भारत के बीच एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? अराकम। हाँ, अराकम पर्वत स्थित है। उसके बाद पूछा जाएगा कि मेगिनॉट या सिग फ्राइट रेखा ये किन दो देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। उसके बाद 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा ये किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। उसके बाद 141 पश्चिमी देशांतर रेखा ये किन दो देशों के बीच स्थित है? अलास्का और कनाडा के बीच। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि जलधारा तो हो गया। घास के मैदान में बताइएगा कि जो कि शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि किन रेखाओं के यानी कि ऊपर या नीचे होगा? कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे वाला साइड में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, जो कि किस फसल के उत्पादन के लिए यानी कि ज्यादा अच्छा होता है? गेहूं के उत्पादन के लिए। बताइएगा कि प्रेरी जो घास के मैदान है वो किस देश में स्थित है? यूएसए में। ठीक है, जो कि गेहूं के लिए चिनूक हवाएं भी वहीं अमेरिका में ही चलती है। बताइएगा कि पंपास ये किस देश में स्थित है? घास के मैदान अर्जेंटीना। स्टेपीज कहाँ का घास का मैदान है? स्टेपीज यूक्रेन का, यानी कि यूक्रेन का। जो कि पूछा जाएगा कि वृक्ष रहित घास के मैदान कौन सा है? तो यही स्टेपीज घास के मैदान है। ठीक है, ग्रेट बास्केट यानी कि हरी वृक्ष रहित घास के मैदान कहाँ स्थित है? स्टेपीज में है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि पूछताछ घास के मैदान कहाँ स्थित है? हंगरी, जो कि कहाँ स्थित है? यूरोप में पड़ता है हंगरी। उसके बाद बताइए बेल्ट घास के मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये था आपका शीतोष्ण घास के मैदान। अब देखेंगे उष्ण घास के मैदान किन किन रेखाओं के बीच पाए जाएंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी कि उष्ण घास के मैदान। बताइएगा कि लानोज घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद केम्पाज यानी कि पंपाज होगा, नहीं पंपाज घास के मैदान ब्राजील में स्थित है। उसके बाद सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वेनेजुएला, ये सभी सवाना घास के मैदान यहाँ स्थित है। उसके बाद पटाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है पटाना घास के मैदान। उसके बाद पॉर्कलैंड घास के मैदान कहाँ स्थित है? पॉर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि पूछा जाएगा कि घास का मैदान हो गया, उसके बाद विश्व के प्रमुख मरुस्थल है, उसके बाद इसको कल देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।